नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हुई हूं। वो खबर बहुत दुखद है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है और मुझे इस खबर ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आप जानते हैं कि देश भर में कोरोना काल चल रहा है, लोग उसमें अपनी जान गंवा रहे हैं। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच कोई बड़ा हादसा हो जाए तो वो और ज़्यादा दुखदायी होता है। आप समझ गए होंगे मैं किस हादसे की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपको याद होगा कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हादसा है। ये घटना है जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स कंपनी के केमिकल प्लांट से जो गैस लीक हुई है उससे हुआ है। और जब ये गैस सुबह लीक हुई, विशाखापट्टनम निवासियों के लिए काली सुबह साबित हुई। चारों तरफ हाहाकार मच गया, चारों तरफ चीख पुकार मच गई और जो मंजर था उसने हर किसी को विचलित किया, परेशान किया। वो तस्वीरें आप देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। जहां ये प्लांट मौजूद है, 4 किलोमीटर के दायरे में ये गैस फैल गई हवा में, इसका रिसाव हुआ और इसके आसपास जहां ये प्लांट मौजूद है, एलजी कंपनी का जो केमिकल प्लांट मौजूद है, वो जब ये गैस रिसाव हुआ तो इस प्लांट के आसपास रिहायशी इलाका है, छोटे छोटे गांव बसते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 गांव के लोगों को अपनी चपेट में इस गैस ने ले लिया और इस गैस का नाम है स्टायरीन, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस है, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। स्टायरीन एक न्यूरोटॉक्सिन और दम घोंटू आप गैस इसको कह सकते हैं। जब ये शरीर में प्रवेश करती है तो इससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, आपका दम घुटने लगता है और वक्त पर ट्रीटमेंट ना मिले तो फिर जान चली जाती है। तो आंकड़ा ये है जो वहां पर हुआ कि अब तक 10 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। तकरीबन 1000 के आसपास संख्या है लोगों की जो इससे प्रभावित हुए हैं, इफेक्टेड हुए हैं और 80 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अच्छी बात यह है कि कोरोना काल में कुछ बंदोबस्त पहले से किए गए थे, इसलिए तुरंत लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। स्टायरीन गैस का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगी क्योंकि इस तरीके की गैसें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, घातक होती हैं। स्टायरीन का जो इतिहास है वो 181 ईयर्स पुराना है, 181 साल पुराना है। और इस जहरीली गैस को यूरोप के वैज्ञानिकों ने ढूंढा था, काफ़ी रिसर्च की थी, उसके बाद जो है इस गैस का पता चला और वो जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एडवर्ड साइमन, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद इस गैस को ढूंढा था। साइमन ने अपनी लैब में अमेरिकी स्वीटगम नाम के पेड़ से निकली राल से एक वाष्पशील तरल को अलग करने में कामयाबी पाई थी। बहुत टाइम से, सालों से वो इस पर रिसर्च कर रहे थे, उसके बाद ये उनको कामयाबी मिली। लेकिन जिस पदार्थ तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जब वो पहुंचे तो इसका नाम रखा गया स्टाइलोल, जो कि अब स्टायरीन के नाम से गैस जानी जाती है। तब इसका नाम स्टाइलोल था जब एडवर्ड साइमन ने इसका नाम रखा था। स्टाइलोल को हवा, रोशनी, गर्मी के संपर्क में लाया गया, इस पे और ज़्यादा जो है रिसर्च हुई तो ये धीरे धीरे कठोर रबड़ जैसे पदार्थ में तब्दील होता चला गया, जिसे उन्होंने स्टाइलर ऑक्साइड नाम रखा था। इसका कहा था उस समय स्टाइलर ऑक्साइड। उसके बाद 1845 में जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट हॉफमैन और उनके स्टूडेंट जॉन बेलीथ ने स्टाइलिन को जो फॉर्मूला दिया था उसका नाम रखा C8H8। इसे फॉर्मूला दिया गया और इसी नाम से फिर ये मशहूर हुआ, जिसमें कार्बन के 8 और हाइड्रोजन के 8 अणु आपस में मिले हुए हैं। तो इस तरीके से इसको इजाद किया गया। काफ़ी रिसर्च के बाद इसका नाम फिर स्टायरीन पड़ा और इसको एक फॉर्मूला दिया गया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसकी केमिस्ट्री कैसी है। दरअसल स्टायरीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसे एथिल बेंजीन या विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C6H5CH = CH2 है और ये सबसे लोकप्रिय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन से पैदा हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस गैस का प्रयोग ज़्यादातर प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, रबड़, पाइप बनाने में, जो प्लास्टिक का सामान है उसको बनाने में किया जाता है। और जब इस तरीके का सामान बनाया जाता है जिनमें जिन गैसों का इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और जहरीली होती है, ये तो आप जानते हैं।
इसका इफ़ेक्ट क्या है जब हमारा इस गैस से सामना होता है। आज आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में जब इस गैस से लोगों का सामना हुआ तो किस तरीके की परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ा, उन पर उस समय क्या बीत रही होगी, क्या इसका प्रभाव है, क्या इफ़ेक्ट है, वो मैं बताती हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सांस लेने में जब इस गैस से आपका सामना होता है। जब ये आपकी बॉडी में एंटर करने लगती है तो फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, आंखें लाल पड़ जाती हैं और उल्टी आपको आने लगती है। इस तरीके की जो है इसके प्रभाव सामने निकल कर आते हैं। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा तस्वीरों में जो बहुत ज़्यादा हृदय विदारक तस्वीरें थी, मैं नहीं देख पाई उन तस्वीरों को। छोटे छोटे मासूम बच्चों को इस गैस ने अपनी चपेट में लिया। जैसे ही लोग वहां पर पहुंचे प्लांट के पास देखने के लिए, भागे चले आए। उनको नहीं पता था कि ये गैस किस तरीके से उनको कैप्चर करेगी, किस तरीके से उनको अपनी जकड़ में लेगी। तो जो जहां था वो वहीं पर बेहोश होने लगा और वो बहुत ज़्यादा डरावना था। कई माता पिता जब उन्होंने अपने बच्चों को गोद में उठा रखा था, उनमें कुछ नहीं बचा था, मानो सांसें नहीं थी, तो चीख पुकार मचने लगी। वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली थीं और अभी तक वो तस्वीरें मेरे आंखों के सामने घूम रही हैं। ये इस तरीके के सिम्टम्स हैं इसके, इस तरीके से ये प्रभाव डालती है हमारी बॉडी पर। बुजुर्गों को भी ये अपनी चपेट में सबसे ज़्यादा लेती है और आपको बता दूं कि इससे तुरंत बेहोशी हो जाती है, लोग फेंट होकर गिर पड़ते हैं अगर वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिला। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो गैस है इतनी जहरीली है, इतनी घातक है कि अगर वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इससे मौत हो जाती है। और इसीलिए यही कारण रहा कि कई लोगों को ट्रीटमेंट मिलने में देरी हो गई, उनको वक्त पर हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका, इसीलिए उन्होंने दम तोड़ दिया। आप जानते हैं कि एक भोपाल गैस त्रासदी आपको याद होगी और ये विशाखापट्टनम गैस त्रासदी, ऐसी गैसों का लंबे समय तक प्रभाव रहता है और किस तरीके का प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा असरदायक होता है, बहुत ज़्यादा दुखद होता है। जो लोग स्टाइरिन की घातक चपेट में आने के बाद जो बच जाते हैं, उसकी चपेट में आए हैं, उनका ट्रीटमेंट हुआ है, अगर वो ठीक हो गए हैं, बच जाते हैं, तो उन्हें बाद में इसके कई ऐसे विषैले प्रभाव का सामना करना पड़ता है, इनके साथ जीना पड़ता है। न्यूरोटॉक्सिन होने के कारण इसका जो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सिर दर्द, थकान, कमजोरी और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आपका ख़राब होता चला जाता है और इन तमाम तरह की बीमारियों से आपको जूझना पड़ता है जो ताउम्र आपको परेशान भी कर सकती है। जो कमिंग जनरेशन है उनमें भी ये असर देखने को मिल सकता है और इसके लंबे प्रभाव के कारण हाथ और पैर आपके सुन्न हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंखों को भारी नुकसान भी पहुंचता है, सुनाई देना बंद हो जाता है। इतने घातक असर हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर इस गैस का, स्टाइरिन का होता है और डर्मेटाइटिस जैसी बीमारी भी देखने को मिलती है। मैंने जितना इस गैस के बारे में पढ़ा, जाना, जो रिसर्च किया वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ और बता रही हूँ कि तुरंत इसका उपचार होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका उपचार नहीं हुआ तो फिर इसमें जान भी जा सकती है। कई केसेस आपने देखे सामने भी निकल कर आए। इसका जो इलाज करने का एकमात्र तरीका है कि जो आपकी स्किन है, त्वचा है और आंखों को पानी से तुरंत धो देना चाहिए। अगर आप इसके संपर्क में आ गए हैं तो जो आपकी स्किन है उसको तुरंत वॉश कर देना चाहिए, आंखों को जल्दी जल्दी से धो लेना चाहिए। साथ ही कोई गीला कपड़ा है, मास्क के तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए, मुंह पर लगा लेना चाहिए ताकि आपकी नाक और मुंह के जरिए ये गैस जो है आपकी बॉडी में प्रवेश ना कर पाए। और सांस के साथ अंदर जाने की स्थिति में तुरंत मेडिकल चिकित्सा शुरू करके ब्रीदिंग सपोर्ट पर जाना चाहिए। ब्रीदिंग सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें दम घुटने लगता है, सांस नहीं आती है, तो ब्रीदिंग सपोर्ट पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या इसकी हिस्ट्री रही, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे ये प्रभाव डालती है, आज विशाखापट्टनम में जो हुआ वो यही सब कारण था कि लोगों की जान चली गई। बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग जो इससे प्रभावित होते चले गए क्योंकि ये हवा में थी, जहरीली गैस और कई गांव को, 4-5 गांव थे वो इसकी चपेट में आए, इसीलिए संख्या बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि बहुत दुखद घड़ी है। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये गैस त्रासदी। भोपाल की मिक वर्सेस विशाखापट्टनम की जो स्टाइरिन गैस है, मैं उसके बारे में अब आपसे बात करना चाहूँगी। दोनों का कंपेयर मैं कर रही हूँ कि दोनों गैसें कितनी घातक हैं, कितनी ज़्यादा जहरीली हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में अमेरिकी यूनियन
कार्बाइड कंपनी का जो कारखाना था उसमें 3 दिसंबर 1984 को 42,000 किलो जहरीली गैस का रिसाव होने से करीब 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग इसमें प्रभावित हुए थे। ये त्रासदी तो आप कभी नहीं भूले होंगे ना, शायद ताउम्र इसको भूल पाए। और ये एक और गैस त्रासदी आपके सामने, और ये गैस भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकली मिथाइल आइसोसाइनेट या मिग गैस थी, जो इसको नाम दिया गया था, जो कीटनाशक बनाने में काम आती थी। इसीलिए बहुत ज़्यादा जहरीली होने के कारण लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। 15,000 से अधिक लोगों की इसमें जान चली गई। और इतने साल के बाद भी, इतने साल हो चुके हैं, आप सोचिए कि मामला है 1984 का, उसके बावजूद भी अभी भी इसका जो असर है वो खत्म नहीं हुआ है। जो बच्चे अब जन्म ले रहे हैं उनमें भी कई तरह के सिम्टम्स जो है पाए जा रहे हैं, उनमें ये तमाम तरह के सिम्टम्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं, वो भी किसी न किसी परेशानी से घिरे हुए हैं। इतने साल के बाद भी जो भोपाल शहर है वहां पर इसका असर देखा जा रहा है, और जो असर है वो बहुत भयानक है। हजारों लोग स्थायी रूप से अपंगता, कैंसर और नेत्रहीनता के शिकार हुए हैं। दोनों गैसों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। आप देखें, आंखों को भी नुकसान पहुंचा है, सांस लेने में जो है तकलीफ होने लगती है, और जो बच्चे हैं वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। और विशाखापट्टनम प्लांट से निकली स्टायरिन का रिएक्शन 10 मिनट का है, वहीं मिग गैस का महज सेकंड में जान चली गई थी। यानी कि ये जो स्टायरिन गैस है, जहरीली गैस, ये 10 मिनट में अपना असर दिखाती है, जबकि जो मिग गैस थी, जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसने जो अपना असर दिखाया था वो कुछ सेकंड में दिखाया था। इसीलिए वहां पर ज़्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन दोनों बहुत घातक हैं, दोनों बहुत जहरीली हैं। अब जो पूरी इसकी हिस्ट्री थी, ये क्या गैस है, कैसे इसके सिम्टम्स हैं, क्या हुआ होगा मौके पर, तो ये पूरी केस स्टडी के साथ आप समझ गए होंगे कि आज विशाखापट्टनम में तड़के सुबह जो है क्या मंजर रहा होगा, क्या लोगों पर बीती होगी। जब मैंने आंख खोली, ये तस्वीरें देखी, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। वो तस्वीरें मैं नहीं देख पाई क्योंकि वो बहुत हृदय विदारक तस्वीरें थी, वो मंजर बहुत ज़्यादा खौफनाक था। मैं यही दुआ करूंगी कि अब इस तरीके से आगे कोई गैस त्रासदी ना हो, क्योंकि ये दोनों ही त्रासदी में बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई। तो ये सुनिश्चित किया जाए कि अब कोई इससे बड़ी त्रासदी ना हो, कोई इस तरीके का हादसा ना हो, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं कम से कम उनको तो सज़ा ज़रूर मिले, क्योंकि जब भी इस तरीके के मामले आए हैं उनमें बड़ी लापरवाही हुई है। आखिर में मेरा आपसे यही निवेदन है कि दुख की स्थिति है, दुख की घड़ी है, लेकिन हम सबको थोड़ा संभलना होगा और आगे बढ़ना होगा, राहत से काम लेना होगा। इसीलिए आप अपनों का बहुत ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना अभी बाहर है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, ये दूसरी तरफ जो बड़े हादसे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और एक दुखद घड़ी है ये कि दोनों तरफ से लोगों की जान ही जा रही है। नमस्कार।